मेरी बॉस गर्लफ्रेंड एक बेहद खूबसूरत लेडी है, लेकिन मुझे कभी भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि कोई दूसरा मर्द उस पर नजर डालेगा, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप के पहले ही दिन मैंने उससे साफ कह दिया था कि अगर उसने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात सुनते ही कल्याणी उर्फ खोंग नुओक ही एकदम बेचैन हो गई और उसने अपने आसपास के सभी मर्दों से दूरी बना ली। नॉर्मल दिनों में वह कभी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग या डिनर पर नहीं जाती थी। यहां तक कि बाहर जाते वक्त भी वह दूसरे मर्दों से कम 3 मीटर का डिस्टेंस बनाकर रखती थी। लेकिन जब उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई लाइफ में आया तो हमारे बीच का यह सुकून भरा टाइम पूरी तरह खत्म हो गया। उन दोनों के बीच नज़दीकियां बहुत तेजी से बढ़ने लगीं। उसने एक के बाद एक सारी हदें पार कर दी और बात यहां तक पहुंच गई कि उसने मेरे पीठ पीछे चुपके से उससे मैरिज भी कर ली। कल्याणी को लगा था कि वह इस सीक्रेट को हमेशा छिपा कर रख पाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुझे इसके क्लू मिल चुके हैं। इसके बाद मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड तो थान नहम के पास गया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे भाई ने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। हमारी और उनकी शादी एक ही दिन, एक ही मंडप में होगी। यह बात सुनकर तो थान नहम की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह धीरे से अपनी सीट से उठी और वहां से जाने लगी। उसका यह रिएक्शन देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। आखिर हमारे सर्कल में हर कोई जानता था कि वह एक बहुत ही रूढ़ और ईगो वाली लड़की है, लेकिन अगले ही पल मेरे कानों में उसकी एक ठंडी और गंभीर आवाज पड़ी। उसने कहा कि अगर उस लड़की ने सच में ऐसा किया है तो मैं आपसे शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से उठकर बाहर जाने लगा तभी मुझे एंट्रेंस गेट पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। कल्याणी एक यंग और हैंडसम लड़के के हाथ में हाथ डाले अंदर आ रही थी। टेबल पर बैठने के बाद वह बहुत प्यार से उसे खाना सर्व कर रही थी और उसका मुंह साफ कर रही थी। उसका यह अंदाज इतना नेचुरल था कि देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। कोई अनजाना इंसान उन्हें देखता तो यही समझता कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज हमारी एनिवर्सरी का 3रा साल था, लेकिन मेरे सामने चल रहा यह नज़ारा बहुत बड़ा मजाक लग रहा था। कुछ देर पहले ही कल्याणी ने मुझे एक मैसेज भेजा था। उसने लिखा था कि कोथान, आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है और मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक तुम घर पर मेरा वेट मत करना। मैं उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा था। मैं चुपचाप इस नज़ारे को देख रहा था और अंदर ही अंदर अपनी किस्मत पर हंस रहा था। एक वक्त था जब उसने अपनी बेपनाह मोहब्बत से मेरे इस सन्यासी जैसे दिल को पिघला दिया था। मैंने भी सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन आज वह किसी और मर्द पर अपना पूरा प्यार लुटा रही थी और सिर्फ एक छोटे से गेम के लिए उसने मेरे पीठ पीछे उस लड़के से कोर्ट मैरिज तक कर ली थी। ये सोचते ही मेरी आंखों से एक आंसू टपक गया, जिसे पोंछकर मैं बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि पिछले 3 सालों की हमारी सारी यादें, सारे गिफ्ट्स और तस्वीरें एक बॉक्स में कलेक्ट की और बिना सोचे समझे उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। अगले दिन जब वह घर आई तो नौकर ने पूछा कि सर और मैडम, कल आपकी 3rd एनिवर्सरी कैसी रही? ये सुनते ही कल्याणी एकदम हैरान रह गई, जैसे उसे अचानक याद आया हो कि कल हमारा स्पेशल डे था। उसने मुझसे कहा कि आई एम सॉरी कोथान, कल ऑफिस में कुछ बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैं भूल गई। मैंने उसका झूठ नहीं पकड़ा और बस एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि कोई बात नहीं। मेरा यह नॉर्मल बिहेवियर देखकर उसे और भी ज़्यादा गिल्ट फील हुआ। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और आज के अपने सारे शेड्यूल्ड कैंसिल कर दिए। इसके बाद उसने फ़ोन पर किसी से फुसफुसाते हुए बात की। फ़ोन कट करने के बाद वह मेरे पास आई और बोली कि कोथान, कल की कसर आज पूरी करते हैं। क्या तुम उस नए खुले इटालियन रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते थे? चलो आज वहीं चलते हैं। पूरे रास्ते में बिल्कुल खामोश रहा। कल्याणी ने मेरी इस चुप्पी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा फोकस उसके फ़ोन पर था। मुझे सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे पता था कि वह पूरे रास्ते तो येंटू के साथ चैटिंग कर रही थी। रेस्टोरेंट में हमारे लिए पूरी जगह बुक थी। हर तरफ खूबसूरत फ्लावर्स और हमारी पुरानी तस्वीरें लगी थीं। जब वेटर खाना लाने की तैयारी कर रहा था तभी कल्याणी वॉशरूम चली गई। उसका फ़ोन टेबल पर रखा था और लगातार वाइब्रेट हो रहा था। मैं उस रिंगटोन से इतना परेशान हो गया कि मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। मेरी उंगलियां उसकी स्क्रीन पर रुक गईं। मैंने आदत के मुताबिक अपना पासवर्ड और डाला, लेकिन स्क्रीन पर रॉन्ग पासवर्ड शो हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। जिस पासवर्ड को वह 1 साल से यूज़ कर रही थी उसने उसे अचानक चेंज कर दिया था। मैंने अपनी नज़रें झुकाईं और इस बार तो येंटू की बर्थ डेट डालकर ट्राई किया। फ़ोन तुरंत अनलॉक हो गया। स्क्रीन ओपन होते ही सामने तो येंटू की चैट खुली हुई थी। भले ही वह आज पूरे दिन मेरे साथ थी, लेकिन उन दोनों के बीच की बातचीत एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। इसी बीच तो येंटू का एक और मैसेज आया कि दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी कल्याणी वॉशरूम से बाहर आ गई। मैंने तुरंत उसका फ़ोन वापस रख दिया।
कल्याणी ने जब अपना फ़ोन देखा तो वह थोड़ी सहम गई, लेकिन जब उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है तो उसने राहत की सांस ली। जब खाना टेबल पर आया तो मैंने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, लेकिन जब मैं बाहर आया तो उसकी सीट खाली हो चुकी थी। तभी मेरे फ़ोन पर कल्याणी का एक मैसेज आया कि ऑफिस में अचानक एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अगली बार मैं तुम्हारे साथ फुर्सत से डिनर करूंगी, तुम अपना खाना खा लेना। डिनर खत्म करने के बाद मैं अकेले ही रेस्टोरेंट से बाहर आया। आसमान से बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। कल्याणी कार लेकर जा चुकी थी। इस खराब मौसम में कोई भी टैक्सी या कैब मिलना इम्पॉसिबल था। मेरे पास पैदल चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बर्फ के ठंडे टुकड़े हवा के साथ सीधे मेरे चेहरे पर लग रहे थे। वह पिघलती हुई बर्फ मेरे गालों से नीचे गिर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बर्फ का पानी था या मेरे आंसू। इस वीरान सड़क पर रात के वक्त दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं अकेले ही सूनी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। घर पहुंचकर मैंने अपना गीला कोट उतारा, उसे सोफे पर फेंका और खुद भी सोफे पर गिर पड़ा। पूरी बॉडी में एक थकावट और दर्द महसूस हो रहा था जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। मैंने आंखें बंद की, लेकिन मेरे दिमाग में वही रेस्टोरेंट के सीन घूम रहे थे जहां वह तो येंटू को खाना खिला रही थी और उसका मुंह साफ कर रही थी। जो हाथ कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करते थे, आज वे किसी और की केयर कर रहे थे। पता नहीं कितना टाइम बीत गया, तभी डोर बेल बजी और चाबी घूमने की आवाज़ आई। कल्याणी ने जब लिविंग रूम की लाइट ऑन देखी तो वह थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने तुरंत अपनी आवाज़ में फिक्र लाते हुए पूछा कि कोथान, तुम वापस आ गए? मुझे लगा था कि तुम आज रात अपने फ्रेंड के घर रुक जाओगे। बाहर इतनी तेज़ बर्फबारी हो रही थी, तुम घर कैसे आए? मैंने बहुत ही धीमी और भारी आवाज़ में जवाब दिया कि मैं पैदल चलकर आया हूँ। मेरी आवाज़ ठंड और दर्द की वजह से बैठ चुकी थी। कल्याणी के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट दिखी। वह मेरे करीब आई और अपना हाथ मेरे माथे पर रखने की कोशिश की। उसने कहा कि इतनी ठंड में तुम पैदल क्यों आए? मुझे एक कॉल कर देते, मैं तुम्हें पिक करने आ जाती। मैंने अपना सिर थोड़ा पीछे कर लिया और उसका हाथ हटा दिया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया और उसका चेहरा अजीब सा हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे पूछा कि क्या ऑफिस का काम सच में बहुत ज़्यादा था? उसने बहुत जल्दी से जवाब दिया, जैसे उसने ये बहाना पहले से ही सोच रखा हो। उसने कहा कि हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग थी जो अचानक रखनी पड़ी। मैं अगली बार तुम्हें इसके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ दूंगी। वह हमेशा की तरह अपनी मीठी बातों से इस बात को रफा दफा करना चाहती थी। अगर यह पहले का वक्त होता तो शायद मैं उसकी बातों में आ जाता और उस पर ट्रस्ट कर लेता, लेकिन अब मुझे उसकी इन बातों से सिर्फ नफरत हो रही थी। मैं सोफे पर सीधा बैठ गया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि कल्याणी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ जिसे तुम आसानी से पागल बना सकती हो? मेरे इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर वह दंग रह गई और उसकी फेक स्माइल गायब हो गई। उसने पूछा कि कोथान, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा कि मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा और तो यंतु का यह नाटक कब तक चलेगा? क्या तुम दोनों थकते नहीं हो? यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे और वह कुछ भी नहीं बोल पाई। उसने बस इतना पूछा कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मैंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि किसी को पता ना चले तो तुम्हें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। मैं उठा और बार काउंटर के पास जाकर अपने लिए एक विस्की का पैक बनाया। ग्लास में बर्फ के टुकड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने आगे कहा कि कल हमारी 3rd एनिवर्सरी थी और तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में रोमांस कर रही थी। आज तुमने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया ये दिखाने के लिए कि तुम्हें पछतावा है, लेकिन उसका सिर्फ एक मैसेज आते ही तुम मुझे अकेला छोड़कर उसके पास भाग गई। कल्याणी, क्या मैं तुम्हें सच में कोई जोकर नजर आता हूँ? जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो उसे समझ आ गया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसके चेहरे का डर गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी अकड़ आ गई। उसने कहा कि हाँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, तो क्या कर लोगे तुम? मैंने विस्की का एक बड़ा घूंट लिया जिसने मेरे गले को अंदर तक झुलसा दिया। मैं बस यह जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरी बात सुनकर वह अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी उस हंसी में मेरे लिए सिर्फ नफरत और मजाक था। उसने मेरे पास आते हुए कहा कि कोथान, तुम सच में जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में वह अपनापन और प्यार बिल्कुल नहीं था जो कभी हुआ करता था। उसने कहा कि क्योंकि मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ। तुम्हारे साथ बिताए ये 3 साल एक ठहरे हुए पानी की तरह थे जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई पैशन नहीं था। उसका यह एक एक वर्ड मेरे दिल में किसी जहरीले खंजर की तरह लगा। मुझे लगता था कि हमारे बीच का यह सुकून और सादगी ही सच्चा प्यार है, लेकिन उसकी नज़रों में यह सिर्फ एक बोरिंग लाइफ थी। ग्लास पर मेरी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि मेरी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। मैंने पूछा कि तो क्या तो येंतु तुम्हें वह एक्साइटमेंट दे रहा है? उसने कहा कि हाँ,
वह बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग है। उसने मुझे वह सब कुछ सिखाया और कराया जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था। उसके साथ रहकर मुझे फील होता है कि मैं सच में जी रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए वह आखिरी सवाल पूछा जिसने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने पूछा कि तो क्या तुम दोनों अब मैरिज करने वाले हो? कल्याणी ने अपनी नजरें चुराईं, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर उठाकर बड़ी बेशर्मी से कहा कि वह तो बस एक गेम था। क्या तुम हर छोटी बात का इतना बड़ा इश्यू बनाओगे? हमें क्या पता था कि खेलते खेलते खेल सच हो जाएगा। मैंने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा कि अच्छा तो यह बात है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। जिस 3 साल के रिलेशन को मैंने अपनी जान से ज्यादा संभाला, उसका एंड इस तरह की धोखेबाजी से होगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। कल्याणी के मुंह से यह सब सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे 3 साल के सैक्रिफाइस उसके लिए सिर्फ एक मामूली सा गेम थे। मैं उसके लिए खुद को सबसे दूर रखता रहा। मैंने अपने आसपास की हर लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और वह सिर्फ एक गेम के लिए किसी दूसरे मर्द के साथ मिलकर एक के बाद एक ड्रामे करती रही। कितनी अजीब बात थी। तभी कल्याणी की आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हुई। उसे शायद लगा कि बस सफाई देने से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। उसने कहा, मैं मानती हूं कि इसमें मेरी गलती है। मेरी और तो येंटू की सिर्फ एक फेक मैरिज है। जैसे ही यह गेम खत्म होगा हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कुथान? उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए अपनी बांह आगे बढ़ाई। उसके चेहरे पर पहले जैसी ही मिन्नतें थीं। पहले जैसा? मैंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास घूमती है? जब तुम्हें सुकून चाहिए होता है तो मैं यहां तुम्हारा वेट करूं, और जब तुम्हें लाइफ में कोई नया थ्रिल चाहिए तो तुम किसी और के पास चली जाओ, और जब वहां से मन भर जाए तो फिर से मेरे पास वापस आ जाओ। मैंने उसका हाथ झटक दिया, अपने ग्लास की बची हुई वाइन एक घूंट में खत्म की और ग्लास को जोर से टेबल पर पटक दिया। मैंने उसके हैरान चेहरे की तरफ देखा और एक एक वर्ड चबाते हुए कहा, कल्याणी, हमारा रिलेशन अब खत्म हो चुका है। इतना कहकर मैं पीछे मुड़कर चल दिया, बिना किसी अफसोस के। बाहर बर्फबारी और तेज हो चुकी थी। मैं बिना पीछे मुड़े उस सफ़ेद धुंधली बर्फ के बीच आगे बढ़ गया। इस बार मुझे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा दिल अंदर से पूरी तरह मर चुका था। विला से निकलने के बाद मैंने एक पब्लिक फ़ोन बूथ से अपने असिस्टेंट को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि वह मेरे लिए एक नया अपार्टमेंट ढूंढे और मेरा सारा पर्सनल सामान पैक करके वहाँ शिफ्ट कर दे। ये सब करने के बाद मैं उस खाली अपार्टमेंट के लिविंग रूम में बैठ गया और खिड़की से बाहर चमकते शहर को देखने लगा। कल्याणी ने कहा था ना कि यह सिर्फ एक गेम है, और तो यंटू भी उसके साथ ये गेम खेलना चाहता था ना। अगर तुम दोनों को फेक मैरिज का नाटक करना ही है तो मैं एक रियल वेडिंग करके दिखाऊंगा। मैंने अपने वॉलेट से तो थानहम का बिजनेस कार्ड निकाला। मैं काफ़ी देर तक उस नंबर को देखता रहा। मेरी उंगली कई बार कॉल बटन पर जाकर रुकी, लेकिन आखिरकार मैंने डायल कर ही दिया। काफ़ी देर तक रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ। फ़ोन पर तो थानहम की वही जानी पहचानी ठंडी आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ, कोथान। तुमने उस दिन रेस्टोरेंट में जो बात कही थी, क्या तुम आज भी उस पर टिकी हो? दूसरी तरफ कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि शायद वह फ़ोन काट देगी, लेकिन तभी उसकी आवाज़ फिर से आई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मंजूर है। फ़ोन कटने के बाद मेरे दिल की सारी उलझनें गायब हो गईं। उसकी जगह एक अजीब सा सुकून और कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया और शहर की सबसे बेस्ट वेडिंग प्लानर कंपनी को सर्च करना शुरू कर दिया। कल्याणी को ग्रैंड और रोमांटिक चीज़ें पसंद थी ना, तो मैं उसे एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा जिसे वह ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपना पूरा ध्यान इस शादी की तैयारियों में लगा दिया। इस बीच मेरी और तो थानहम की कुछ मुलाकातें भी हुईं, ताकि हम वेडिंग की डिटेल्स डिस्कस कर सकें। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था। काम के मामले में बेहद प्रोफेशनल और अपने गोल्स को लेकर एकदम क्लियर। हमारे बीच कोई लव स्टोरी नहीं थी, कोई रोमांस नहीं था। हमारी हर मीटिंग एक बिजनेस डील की तरह लग रही थी। एक दिन जब हम एक स्टोर से बाहर आए तो बाहर धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी। तो थानम ने ब्लैक गॉगल्स पहन रखे थे, जिससे उसका आधा चेहरा छिपा हुआ था। बस उसकी शार्प जो लाइन और पतले रेड लिप्स दिख रहे थे। वह मेरे बगल में चल रही थी। हमारे बीच आधे हाथ का डिस्टेंस था, बिल्कुल दो जान पहचान वाले अजनबियों की तरह। उसने मुझसे कहा, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही है। मैंने पूछा, किस बात की घबराहट? अगले महीने की 18 तारीख को तुम्हारी शादी है, और तुम्हारी दुल्हन वह लड़की नहीं है जिससे तुमने 3 साल तक प्यार किया, बल्कि मैं हूं जिससे तुम सिर्फ कुछ ही बार मिले हो। उसने अपने कदम रोके और सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। गॉगल्स के पीछे से उसकी आंखें साफ नहीं दिख रही थीं। मैं मुस्कुराया। चेहरे पर पड़ती धूप थोड़ी तेज लग रही थी। मैंने कहा, और तुम्हारा क्या? तुम उस मर्द से शादी करने जा रही हो जिससे तुम्हारा भाई नफरत करता है। तुम अपनी आधी जिंदगी उस इंसान के नाम करने जा रही हो जिससे तुम प्यार नहीं करती।
क्या तुम्हें घबराहट नहीं हो रही? वह खामोश रही। काफी देर बाद वह दोबारा आगे बढ़ने लगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग ना के बराबर सुनाई दी। कम से कम जिसे मैंने चुना है वो तुम हो। इस बात का कोई सिरा नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमारे सर्कल में बिजनेस फैमिलीज के बीच शादियां होना एक आम बात थी, तो थान हम की फैमिली बैकग्राउंड और उसकी ब्यूटी को देखते हुए उससे शादी करने वालों की लाइन शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक लग सकती थी। अगर वह चाहती तो अपनी फैमिली में स्टेटस मजबूत करने के लिए किसी भी बड़े बिजनेसमैन से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने मुझ जैसे इंसान को चुना जिसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया था। अपार्टमेंट वापस आकर मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने फ़ोन से ब्लॉक लिस्ट हटा दी। जैसे ही फ़ोन का नेटवर्क वापस आया, अगले ही सेकंड कल्याणी का कॉल आ गया। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मैं एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर मैंने कॉल अटेंड कर ली। कोथान, आखिरकार तुमने मेरा फ़ोन उठा ही लिया। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी और पछतावा था। अगर यह पहले का वक्त होता तो मैं कब का पिघल चुका होता, लेकिन आज उसकी यह रोने धोने वाली आवाज़ सुनकर मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं आई, बल्कि मुझे यह सब बहुत लाउड और इरिटेटिंग लगा। मैंने कहा, अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है कल्याणी। नहीं, मैं यह नहीं मानती। मैंने तो यंतु से साफ साफ कह दिया है, वह शादी कैंसिल हो चुकी है। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? शादी कैंसिल हो गई। मुझे उसकी बात पर हंसी आने ही वाली थी। उसे सच में लगता है कि इस पूरे ड्रामे का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है। वह जब चाहेगी तब चीजें शुरू होंगी और जब चाहेगी तब खत्म। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है जब चाहो तब खत्म कर दो? बहुत देर हो चुकी है, मैं शादी कर रहा हूं। लाइन के दूसरी तरफ अचानक एक सन्नाटा छा गया। मैं उसकी तेज होती सांसों को सुन सकता था, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। काफी देर बाद उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? तुम किससे शादी कर रहे हो? वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अगले महीने की 18 तारीख को फोर सीजन्स होटल में मेरी शादी है। तुम्हारा वेलकम है। मैंने सीधे फोन कट कर दिया और उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। इस बार हमेशा के लिए। मुझे पता था कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, लेकिन अगले कुछ दिन बहुत शांत गुजरे। कल्याणी ने मुझे परेशान करने की कोई और कोशिश नहीं की, जैसे उसने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया हो। लेकिन मुझे पता था कि यह तूफान से पहले का सन्नाटा है। इस बीच मैं और तुथान हम अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो गए। हम साथ में वेडिंग ड्रेस और शेरवानी ट्रायल के लिए गए। जब तुथान हम वह व्हाइट कलर का गाउन पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आई तो वहां मौजूद हर शख्स खामोश रह गया। मिरर में हम दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे शादी का दिन पास आ रहा था, हमारे बीच का रिलेशन सिर्फ एक डील से बढ़कर थोड़ा क्लोज होने लगा था। हम उन टॉपिक्स पर भी बात करने लगे थे जिनका शादी से कोई लेना देना नहीं था, जैसे उसकी पसंद की मूवीज या मेरा फेवरेट म्यूजिक। मुझे रियलाइज हुआ कि वह असल में उतनी रूड नहीं है, बस उसने खुद को सेफ रखने के लिए अपने चारों तरफ एक हार्ड लेयर बना रखी है। वह बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार थी। हर बात पर उसकी अपनी एक अलग सोच थी। उससे बात करना अब मुझे अच्छा लगने लगा था। शादी से ठीक एक दिन पहले मुझे एक अननोन पार्सल मिला। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर पिछले 3 सालों की मेरी और कल्याणी की तस्वीरें थीं, जिन्हें बुरी तरह से टुकड़ों में काटा गया था। उन टुकड़ों के नीचे एक कार्ड था जिस पर उसकी सुंदर हैंडराइटिंग में बहुत ही कड़वी बातें लिखी थीं। कुथान, तुम बहुत पछताओगे। जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती वह मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगी। मैंने उन टुकड़ों को देखा और जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स मेरे दिल में बची थीं वे भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। मैंने अपना फ़ोन उठाया और तुथान हम को एक मैसेज भेजा, कल एक बहुत अच्छा ड्रामा होने वाला है। शादी वाले दिन सुबह बहुत जल्दी उजाला हो गया था। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर जागते हुए शहर को देख रहा था। तभी मेरे असिस्टेंट ने आकर कहा, सर टाइम हो चुका है, क्या उधर तैयारी पूरी है? मैडम सुबह 5 बजे से ही मेकअप के लिए रेडी हो चुकी हैं। गाड़ियों का काफिला नीचे वेट कर रहा है। सर, क्या आपने सच में पूरा मन बना लिया है? वह पिछले कुछ सालों से मेरे साथ था, इसलिए कल्याणी के बाद वह मेरे पास्ट को सबसे बेहतर जानता था। उसने मुझे कल्याणी को सरप्राइज देने के लिए पूरी रात जागकर रूम डेकोरेट करते हुए भी देखा था और उसकी एक मामूली सी ख्वाहिश के लिए पूरे शहर में उसका फेवरेट केक ढूंढते हुए भी देखा था। मैंने मिरर में खुद को देखा, एक परफेक्ट सूट, सलीके से संवारे हुए बाल। उस चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और ना ही कोई गम, बस एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे अपनी लाइफ में आज से पहले कभी इतनी क्लैरिटी फील नहीं हुई थी। गाड़ियों का काफिला रेडी था। जिस रास्ते से हम फोर सीजन्स होटल जा रहे थे वहां से मैं पहले हजारों बार गुजर चुका था। कल्याणी को वहां की इवनिंग टी बहुत पसंद थी। उसे खिड़की के पास वाली सीट सबसे अच्छी लगती थी क्योंकि वहां से आधा शहर दिखता था।
उसने कई बार मेरा हाथ पकड़कर हमारी शादी के सपने देखे थे। उसने कहा था कि हमारी शादी इसी होटल के रूफटॉप गार्डन पर होगी और चारों तरफ वाइट रोजेज होंगे। वह दुनिया का सबसे बेस्ट वेडिंग गाउन पहनकर मुझसे शादी करना चाहती थी। आज भी दूल्हा मैं ही था, वेन्यू भी वही था, बस दुल्हन बदल चुकी थी। खुद मुझे भी यह पूरा सेटअप एक मजाक जैसा लग रहा था। होटल के गेट पर गाड़ियों का काफिला रुका। सबसे आगे ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस फैंटम थी। कार का डोर खुला और मैं पहले नीचे उतरा। ऑलमोस्ट उसी वक्त एक दूसरा लग्जरी कारों का काफिला भी दूसरी तरफ से बहुत तेजी से वहां आकर रुका। वह गाड़ी ठीक हमारी गाड़ियों के बगल में आकर रुकी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। वह जानी पहचानी व्हाइट कलर की मसेराती कार थी। वह तो येन 2 की कार थी। वहां का माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया। होटल के स्टाफ और वहां आए गेस्ट्स इस ड्रामेटिक सीन को बड़े ध्यान से देखने लगे। दोनों काफिले बिल्कुल अलग अलग खड़े थे, जैसे उनके बीच कोई साइलेंट वॉर चल रही हो। तो येन 2 की कार का डोर खुला। वह बहुत ही एटीट्यूड के साथ नीचे उतरा, कार के दूसरी तरफ गया और बहुत ही तमीज से गेट ओपन किया। कल्याणी सबके सामने आई। उसने एक बहुत ही हैवी और एक्सपेंसिव वेडिंग गाउन पहना हुआ था, जिसके बॉर्डर पर हीरे लगे थे जो सुबह की धूप में चमक रहे थे। उसका हैवी मेकअप और उसकी आंखों की खुशी यह बता रही थी कि वह एक परफेक्ट दुल्हन की तरह अपनी शादी इंजॉय कर रही है। उसने तो येन 2 का हाथ थाम रखा था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर मुझे देखा, उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसकी नजरें कुछ सेकंड के लिए मुझ पर टिकी रहीं, मेरे सूट से लेकर मेरी पॉकेट पर लगे फ्लावर तक, और फिर मेरे पीछे खड़ी हमारी शादी की गाड़ी पर। उसके चेहरे पर आई हैरानी एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह एक घमंड ने ले ली। उसे शायद लगा कि मैं उसकी शादी तोड़ने आया हूं, क्योंकि मैं उसे भूल नहीं पाया हूं। उसे लगा कि मैं उसकी लाइफ के इस सबसे बड़े दिन पर आकर कोई इमोशनल ड्रामा करूंगा, ताकि यह साबित हो सके कि कल्याणी की ब्यूटी के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसने तो येन 2 का हाथ छोड़ा, अपना गाउन संभाला और धीरे धीरे मेरे पास आई। कोथान, तुम आ गए। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में मेरे लिए एक अजीब सा एहसान और घमंड था। उसने आगे कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तो येन 2 से शादी करने का फैसला कर लिया है। तभी तो येन 2 ने हंसते हुए कहा, कोथान, पिछले 3 सालों तक कल्याणी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू, लेकिन आज से ये मेरी वाइफ है। हम तुम्हें अंदर शादी की ड्रिंक के लिए इनवाइट नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि यह सब देखकर तुम्हारा दिल टूट जाए। मैंने उन दोनों को एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते देखा और मुझे उन पर बहुत हंसी आई। मैंने कहा, किसने कहा कि मैं तुम दोनों की शादी में आया हूं? कल्याणी ने चौंक कर पूछा, तो फिर तुम यहां क्या करने आए हो? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने चिढ़कर कहा, कोथान, प्लीज अब कोई तमाशा मत करो। आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ का माहौल तुम्हारी वजह से खराब हो। अच्छा, तो यह बात है, आज मेरी लाइफ का भी सबसे बड़ा दिन है। तभी कार का डोर खुला और सबसे पहले सिल्वर कलर की हाई हील्स पहने हुए एक लड़की के पैर बाहर आए। अगले ही पल तो थानहम बहुत ही एलिगेंट अंदाज में कार से नीचे उतरी। उसे देखते ही कल्याणी के चेहरे का रंग इतनी तेजी से उड़ा कि साफ देखा जा सकता था। वह एक बार तो थानहम को देखती और फिर मुझे। उसके होंठ कांप रहे थे और मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में सिर्फ डर और हैरानी थी। उसने हकलाते हुए पूछा, तुम दोनों का इस सब से क्या मतलब है? तो थानहम, तुमने वेडिंग गाउन क्यों पहना है और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तो येन 2 का चेहरा तो कल्याणी से भी ज्यादा खराब हो चुका था। उसके चेहरे पर जो घमंड और स्माइल थी वह इस वक्त पूरी तरह गायब थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने गुस्से में कहा, तो थानहम, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो? तो थानहम ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह बस कल्याणी की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की स्माइल आई। लेकिन उस स्माइल में कोई प्यार नहीं था, बल्कि एक ठंडी और तीखी नफरत थी। उसने कहा, मिस कल्याणी, क्या आपकी आंखें इतनी खराब हैं कि आप कुछ देख नहीं सकती? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि आज मेरी और कोथान की शादी है? शादी? तुम दोनों की शादी? कल्याणी को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। उसने चिल्लाकर कहा, कोथान, तुम मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए इसके साथ मिलकर यह नाटक कर रहे हो ना? वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे हटकर खुद को बचा लिया। कल्याणी, मैंने उसकी तरफ देखा। जलन और गुस्से की वजह से उसका चेहरा इतना अजीब लग रहा था कि वह मुझे पहली बार एक अजनबी जैसी लगी। मैंने कहा, कल्याणी, नाटक तुम कर रही थी, मैं नहीं। तुम्हारा और तो येन 2 का गेम अब ओवर हो चुका है और अब मेरी शादी शुरू होने वाली है। मैंने अपने कोट की अंदर वाली पॉकेट से 2 रेड कलर की मैरिज सर्टिफिकेट बुक्स निकाली और धीरे धीरे उसके सामने ओपन कर दी।
उन पर मेरा और तो थान हम का नाम और फोटो साफ साफ प्रिंट थे। सुबह की तेज धूप में वे दोनों सर्टिफिकेट्स इतने चमक रहे थे कि कल्याणी की आंखों में चुभने लगे। कल्याणी की नजरें उन दोनों सर्टिफिकेट्स पर टिक गईं और उसकी बॉडी डगमगाने लगी। अगर तो यंटू ने उसे वक्त पर नहीं संभाला होता तो वह शायद जमीन पर गिर जाती। उसने रोते हुए कहा, यह सब झूठ है। कोथान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज ऐसा मत करो। हमारे 3 साल के प्यार को तुम एक पल में भूलकर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? मैंने पलटकर पूछा, तो तुमने क्या किया था? हमारी 3rd एनिवर्सरी के दिन जब तुम किसी और मर्द के साथ रेस्टोरेंट में रोमांस कर रही थी, तब तुम्हें हमारे 3 साल के प्यार की याद नहीं आई? तुम सिर्फ एक घटिया गेम के लिए उसके साथ फेक मैरिज करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी। तब तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा था? कल्याणी, तुमने मुझे पहले खुद से दूर किया था। मेरा एक एक वर्ड किसी चाकू की तरह उसके घमंड और उसकी झूठी डिग्निटी की परतें छील रहा था। आखिरकार वह पूरी तरह टूट गई और जमीन पर बैठकर अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। तो यंतू का चेहरा भी गुस्से से काला पड़ चुका था। उसने जो पूरा प्लान बनाया था जिससे वह कल्याणी को भी पा लेता, अपने दुश्मन को भी नीचा दिखा देता और अपनी फैमिली में अपना स्टेटस भी बना लेता, वह पूरा प्लान अब पूरे शहर के सामने एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका था। वह मुझे इस तरह देख रहा था जैसे अपनी आंखों की आग से मुझे अब भी जलाकर राख कर देगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, कोथान, तुम बहुत चालाक निकले। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी ही बहन के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गेम खेला। इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैं हर वक्त रेडी हूं। इसी बीच होटल के अंदर से एक बहुत ही रॉयल और सीनियर लेडी बाहर आई। वे तो थान हम की मदर यानी मिसेज तो थीं। उन्होंने जमीन पर रोती हुई कल्याणी और गुस्से में खड़े तो यंटू की तरफ देखा तक नहीं। वे सीधे हमारे पास आईं और उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी। उन्होंने कहा, थान हम को थान, अंदर सारे गेस्ट्स आ चुके हैं। अब लोगों को और ज्यादा वेट मत कराओ। उन्होंने बहुत प्यार से तो थान हम का दूसरा हाथ पकड़ा और फिर मेरे हाथ को थपथपाया। वह एक बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद था, एक साइलेंट सपोर्ट और एक्सेप्टेंस। होटल के बड़े गेट के अंदर जाते वक्त मैंने फील किया कि तो थान हम ने, जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मेरी बांह को थोड़ा और कस लिया। मैंने सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा। उसने भी सिर उठाकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी साफ आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तारा टूट कर गिरा हो। मैं समझ गया था कि यह तो बस एक शुरुआत है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की। उस स्माइल में कोई लव नहीं था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो प्यार से भी ज्यादा मजबूत थी। 2 पार्टनर्स के बीच का एक सॉलिड ट्रस्ट, जिससे एक बहुत बड़ा ड्रामा शुरू होने वाला था। मंडप में पंडित जी ने पूछा, क्या आप मिस तो थान हम को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, चाहे लाइफ में कितनी भी गरीबी आए या अमीरी, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या खराब, आप कभी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे? मैंने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। तभी आसपास खड़े गेस्ट्स आपस में कानाफूसी करने लगे। ये को थान लड़का तो बहुत चालू निकला। इसने तो सीधे तो थान हमको ही पटा लिया। हाँ यार, देखो कल्याणी वहां नीचे बैठकर कैसे बुरी तरह रो रही है और यह यहाँ कितनी शान से खड़ा है। मर्द होते ही ऐसे हैं। लेकिन तो थान हम भी कम डेंजरस नहीं है। उसने अपने सगे भाई का ही पत्ता काट दिया। इस बार तो फैमिली में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। उनकी आवाजें बहुत तेज नहीं थीं, लेकिन हमारे कानों तक साफ आ रही थी। शादी खत्म होने के बाद जब हम अपने रूम में थे, तभी मेरे असिस्टेंट ने आकर कहा, सर, मिस कल्याणी नीचे आई हैं और वो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। सिक्योरिटी उन्हें रोक नहीं पा रही है। वह बस ऊपर आने ही वाली है। मैंने कहा, वह तो जैसे कोई पीछा ना छोड़ने वाली आत्मा बन गई है। तो थान हमने मुझसे पूछा, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? मैंने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। तुम्हें किसी से छिपने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऊपर आने दो। कल्याणी जैसे ही रूम में आई, उसने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ना चाहा और बोली, कोथान, प्लीज़ मेरे साथ चलो। हम घर वापस चलते हैं। हम घर जाकर आराम से बात करेंगे। मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, कल्याणी, अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख लो। आज मेरी शादी हो चुकी है। वह पागलों की तरह चिल्लाई, मुझे बस तुम चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। वह गेम मैं अब और नहीं खेलूंगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अगर मैंने खुद उसकी असलियत ना देखी होती तो शायद आज मैं उसकी इस रोती हुई आवाज़ से इमोशनल हो जाता। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी तो थान हम बीच में आई और उसने ठंडे लहजे में कहा, अच्छा ऐसी बात है मिस कल्याणी, आप कहती हैं कि आपको थान से 3 साल से प्यार करती हैं, तो फिर अपने रिलेशन के दूसरे साल में जब आपने मिस्टर बजाज के बेटे से वह डायमंड रिंग एक्सेप्ट की थी, तब आपका प्यार कहाँ था? और पिछले साल वैलेंटाइंस डे के दिन जब आप एक डायरेक्टर के साथ उनके प्राइवेट क्लब में पूरे 7 घंटे तक थीं, तब क्या था?
ओह हो, मैं तो भूल ही गई। आपका और मेरे भाई तो येंटू का रिलेशन किसी ट्रुथ या डेयर के गेम से शुरू नहीं हुआ था। मुझे अच्छे से याद है कि 6 महीने पहले आप दोनों को मनाली में साथ में वेकेशन एंजॉय करते हुए देखा गया था। ये सुनते ही वहां खड़े स्टाफ और असिस्टेंट्स के होश उड़ गए। ओ गॉड, ये लड़की क्या क्या कर रही थी? ये तो बहुत बड़ा स्कैम निकला भाई। ये लड़की तो बेहद बेशर्म निकली। धीरे बोलो, वो लोग देख रहे हैं। कल्याणी का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उसने रोते हुए मुझसे कहा, कोथान, तुम मत जाओ, तुम मेरी बात सुनो, मैं सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये सब सच नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है। तो थान हमने कहा, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच? ये तुम्हारे दिल को अच्छे से पता है। काफ़ी रात हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। वहाँ मौजूद गेस्ट्स और स्टाफ हमें विश करने लगे। हैप्पी मैरिड लाइफ सर, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, मैंने कहा। आखिरकार सारे गेस्ट्स चले गए और हम अपने नए अपार्टमेंट में आ गए। तो थान हमने मुझे पानी का ग्लास देते हुए कहा, पानी पी लो, थक गए होगे। आज के लिए थैंक यू, मैंने कहा। हम तो पार्टनर्स हैं ना, है ना? वैसे तुमने सिर्फ सच ही तो बताया था, लेकिन तुम्हें यह सब बातें कैसे पता चली? तो थान हमने हंसते हुए बताया कि कल्याणी जिन अफेयर्स को अपना सीक्रेट समझती थी, वह तो येंटू के लिए कभी सीक्रेट थे ही नहीं। वह तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। तो येंटू बहुत ही शक करने वाला इंसान है और उसका कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। वह जिस लड़की को पसंद करता है उसके पास्ट की पूरी कुंडली निकलवा लेता है। लेकिन बैड लक यह रहा कि उसने जिस प्राइवेट डिटेक्टिव को यह काम सौंपा था, उसे मैंने डबल पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था। मैंने उससे पूछा, तो तुम्हें पहले से पता था कि वह कैसी लड़की है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें पहले बताती तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करते? उस वक्त तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ वही बसी थी। अगर मैं कुछ कहती भी तो तुम्हें लगता कि मैं तुम दोनों को अलग करने के लिए कोई चाल चल रही हूं। खैर, कोथान, मेरा भाई तो येंटू बहुत खतरनाक है। वह अपना बदला जरूर लेगा। आज जो कुछ भी हुआ है वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। आगे तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। मैंने कहा, मैं समझ गया। शादी के बाद की लाइफ मेरी सोच से कहीं ज्यादा शांत थी। भले ही हम न्यूली मैरिड कपल थे, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ से ज्यादा दो फ्लैट पार्टनर्स की तरह रहते थे। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारे रूम्स अलग थे। सुबह वह मुझसे पहले उठ जाती थी और मेरे लिए किचन में एक सिंपल सैंडविच और गर्म दूध का ग्लास छोड़कर चली जाती थी। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटता तो वह अक्सर अपने स्टडी रूम में काम कर रही होती या लिविंग रूम में कोई क्लासिक मूवी देख रही होती। हमारे बीच बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे के स्पेस की रिस्पेक्ट करना मुझे बहुत रिलैक्स फील कराता था। कल्याणी के साथ उस ड्रामेबाज और धोखे से भरे रिलेशन के बाद यह शांत लाइफ मेरे लिए एक राहत की सांस जैसी थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान भी चल रहा था। मैंने तो थान नहम के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके बिजनेस मार्केट में तो येंटू पर सीधे अटैक करना शुरू कर दिया। उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बड़े प्रोजेक्ट्स को मैंने पहले ही अपने हाथ में ले लिया, जिससे उसकी कंपनी में पैसों का बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो जिस ज़मीन को खरीदने की प्लानिंग महीनों से कर रहा था, उसे भी मैंने दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर उसके हाथ से छीन लिया। हर एक छोटी जीत मुझे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। भले ही इससे मेरे दिल का खालीपन पूरी तरह नहीं भर रहा था, लेकिन रात की अधूरी नींद में मुझे थोड़ा आराम जरूर मिल जाता था। तो येंटू को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लगातार हो रहे लॉसेस ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसने अलग अलग लोगों के जरिए मुझे मैसेज भेजे, कभी धमकियां दी तो कभी पैसों का लालच दिया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। यह वर उस दिन ही शुरू हो गई थी जब उसने कल्याणी को मुझसे छीनने का फैसला किया था, और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन दोपहर को जब मैं अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग खत्म कर चुका था, तभी तो थान नहम का कॉल आया। उसने पूछा, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? मेरी मॉम ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसने कहा, शाम को 7 बजे उसी पुरानी जगह पर, आराम से आना, टेक केयर। ऑफिस का काम खत्म करके मैं अपनी कार से उस शांत और प्राइवेट रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। शाम के वक्त ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था। मैंने कार का म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया, जिस पर एक पुराना सैड सॉन्ग चल रहा था। उसके लिरिक्स सुनकर मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया और मैं अचानक तो थान नहम के बारे में सोचने लगा। वह लड़की मेरे लिए एक मिस्ट्री जैसी थी। वह मेरे इतने करीब थी, फिर भी मैं उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। मैं अभी अपनी सोच में खोया ही हुआ था कि तभी पीछे से आ रही एक ब्लैक कलर की एसयूवी कार ने अचानक अपनी स्पीड बढ़ाई और उसने मेरी कार को पीछे से बहुत ज़ोर से टक्कर मारी। उस भयानक झटके की वजह से मैं सीधे आगे की तरफ गिरा और मेरा सिर कार के स्टीयरिंग व्हील से बहुत ज़ोर से टकराया। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि उस कार ने दोबारा मेरी कार को हिट किया। इस बार मेरी कार पूरी तरह अनकंट्रोल हो गई और साइड की रेलिंग को तोड़ते हुए पलट गई। होश खोने से ठीक पहले
मेरे दिमाग में आखिरी बात जो आई वह तो थान हम की वही लाइन थी, आराम से आना, टेक केयर। अब मुझे समझ आया कि उसने यह बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कही थी। जब मुझे दोबारा होश आया तो मेरे आसपास सिर्फ दवाइयों और हॉस्पिटल की स्मेल थी। मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने सफ़ेद रंग की छत दिखाई दी। मैंने थोड़ा हिलने की कोशिश की, लेकिन पूरी बॉडी में इतना तेज़ दर्द हुआ जैसे कोई मुझे चीर रहा हो। खासकर मेरे सिर और मेरे लेफ्ट पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तभी मेरे कानों में एक जानी पहचानी और थोड़ी घबराई हुई आवाज़ पड़ी, तुम ठीक तो हो? होश आ गया तुम्हें? मैंने बहुत मुश्किल से अपना सिर घुमाया और सामने तो थान नहम को देखा। वह बेड के पास रखी चेयर पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा डर और थकान की वजह से इतना पीला पड़ चुका था कि देखकर डर लग रहा था। उसकी आंखें, जो हमेशा पानी की तरह शांत और ठंडी रहती थीं, इस वक्त लाल हो चुकी थीं और उनमें खून की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह कई रातों से सोई नहीं है। यह पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर किसी के लिए इतनी फिक्र और इतना डर देखा था। मैंने बहुत भारी आवाज़ में पूछा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था और उसमें तेज़ दर्द हो रहा था। आवाज़ बहुत ही कमज़ोर और फटी हुई निकली। ये सुनते ही वह तुरंत अपनी सीट से उठी। उसने एक ग्लास में थोड़ा गुनगुना पानी निकाला, फिर एक कॉटन बड को पानी में डुबोकर बहुत ही केयरफुली मेरे होंठों को गीला करने लगी। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ब्रेन कंक्शन हुआ है, लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर है और बॉडी पर कुछ जगहों पर गहरी चोटें आई हैं, लेकिन थैंक गॉड तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये सब करते हुए उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और वह थोड़ी असहज लग रही था, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए फिक्र थी। मैंने चुपचाप उसे देखा और मेरे दिल का कोई कोना उसके इस प्यार को देखकर पूरी तरह पिघल गया। मैंने पूछा, क्या यह सब तो येंतु ने किया है? तो थान नहम की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने पानी का ग्लास टेबल पर रखा और वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। उसकी आवाज़ में एक ठंडी नफरत थी। जिस ड्राइवर ने कार से टक्कर मारी थी उसने पुलिस के सामने सब उगल दिया है। उसे तो येंटू के असिस्टेंट ने मोटी रकम देकर हायर किया था। वह अब पूरी तरह पागल हो चुका है और किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने खुद पर हंसते हुए एक हल्की स्माइल की, लेकिन उसकी वजह से मेरे होंठों के पास लगे जख्म में इतना तेज दर्द हुआ कि मेरे चेहरे पर शिकन आ गई। उसे देखते ही वह तुरंत टेंशन में आ गई। उसने घबरा कर अपना हाथ आगे बढ़ाया कि मुझे संभाले, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे कहाँ से छुए ताकि मुझे दर्द ना हो। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम प्लीज़ बिल्कुल मत हिलो और अब और बात मत करो, आराम करो। मैंने उसकी इस घबराहट को देखा और मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी हंसी आ गई कि हमेशा रूड रहने वाली लड़की आज मेरे लिए कितनी परेशान है। उसने मेरी स्माइल को देखकर कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी लंबी पलकें झुक गईं, जिससे उसकी आंखों के इमोशंस छिप गए। अगले कुछ दिनों तक तो थान हम बिल्कुल वैसी ही रही जैसा मीडिया में बातें चल रही थीं। वह एक पल के लिए भी हॉस्पिटल के रूम से बाहर नहीं गई और दिन रात मेरी केयर करती रही। मिसेस तो भी कई बार हमसे मिलने आई और वह हर बार मेरे लिए घर का बना हुआ गर्मा गर्म सूप लेकर आती थी। उन्होंने अपनी उस बेटी को देखा जिसने अपनी लाइफ में कभी किचन का काम नहीं किया था। आज वह मेरे लिए बहुत ही अजीब तरीके से सेब छीलने की कोशिश कर रही थी। मिसेस तो की आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार भी था और थोड़ा दर्द भी। एक बार जब तो थान हम रूम से पानी लेने बाहर गई तो मिसेस तो मेरे बेड के पास आकर बैठ गई और मुझसे दिल की बातें करने लगी। उन्होंने कहा, थान हम बचपन से ही बहुत शांत और रिजर्व रही है। वह ज़्यादा बात नहीं करती और अपनी हर बात दिल में ही छिपा कर रखती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में उसे पहली बार किसी के लिए इतना परेशान और इतना डरते हुए देखा है। मिसेस तो ने मेरी तरफ एक गहरी नज़र से देखा और कहा, एक माँ होने के नाते मैं यह साफ देख सकती हूँ कि तुम उसके लिए कितने स्पेशल हो। मैंने उनकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की स्माइल दे दी। उसी रात दवाइयों के असर की वजह से मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। आधी रात को जब मेरी नींद थोड़ी खुली तो मुझे फील हुआ कि कोई बहुत ही प्यार से मेरे ऊपर ब्लैंकेट ठीक कर रहा है। मुझे लगा कि शायद कोई नर्स होगी, इसलिए मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी मेरे कानों में बहुत ही धीमी आवाज़ पड़ी, जिसमें एक गहरी सांस और डर छिपा हुआ था। तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो? वह आवाज़ किसी नर्स की नहीं बल्कि तो थान नहम की थी। मैंने अपनी आंखें बंद ही रखीं और सोने का नाटक करने लगा, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि वह आगे क्या कहती है। वह काफ़ी देर तक बिल्कुल खामोश खड़ी रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा वह रूम से जा चुकी है। लेकिन तभी उसकी आवाज़ फिर से आई। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के उस इंटर कॉलेज बास्केटबॉल मैच में तुमने अकेले ही आखिरी के 10 3 पॉइंटर्स शॉट मारकर टीम को जिताया था। पूरा स्टेडियम तुम्हारे लिए चीयर कर रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन मैच खत्म होने के बाद तुम अकेले ही ग्राउंड के कोने में बैठकर चुपचाप पानी पी रहे थे।
तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस जीत से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस वक्त मुझे लगा था कि यह लड़का कितना अलग और कितना इंटरेस्टिंग है। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वह तो कई साल पुरानी बात थी। मैंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला। मुझे धुंधला सा याद आया कि हाँ, मैंने उस मैच में खेला था और कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए थे, लेकिन मुझे वहां तो थाननहम के होने का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे आज समझ आया कि जब हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तब भी किस्मत ने हमारे बीच एक कनेक्शन बना दिया था। उसकी आवाज में एक अजीब सा अकेलापन और दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसने आगे कहा, बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम को थान है, लेकिन तब तक तुम कल्याणी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे और मैं कभी तुमसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। अब मुझसे और सोने का नाटक नहीं हुआ। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने देखा कि मैं जाग चुका हूं, वह बुरी तरह घबरा गई और असहज हो गई, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसका कोई बड़ा सीक्रेट पकड़ा गया हो। उसकी आंखें डर के मारे इधर उधर देखने लगीं। उसने घबराते हुए पूछा, क्या क्या मेरी वजह से तुम्हारी नींद टूट गई? मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। मैंने बस इतना कहा, उस साल का वह बास्केटबॉल मैच। ये सुनते ही तो थाननहम की पूरी बॉडी जैसे जम गई और उसका खूबसूरत चेहरा एकदम रेड हो गया। काफी देर के सन्नाटे के बाद उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। उस पल मुझे सब कुछ समझ आ गया। मुझे समझ आया कि उस दिन रेस्टोरेंट में उसने मेरी उस अजीब और पागलों जैसी शादी की बात को इतनी आसानी से क्यों एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे समझ आया कि उसने मुझ जैसे एक टूटे हुए इंसान से शादी करने का फैसला क्यों किया था। यह शादी सिर्फ दो फैमिलीज या बिजनेस का कोई सौदा नहीं थी, बल्कि इसमें उसका वह पुराना और एक तरफा प्यार छिपा हुआ था, जिसे उसने सालों से अपने दिल में दबाकर रखा था। और मैं कितना अंधा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो उसे सिर्फ अपने बदले के गेम का एक पार्टनर समझ रहा था। मैंने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया जिस पर कोई प्लास्टर नहीं था। मेरा हाथ एक पल के लिए हवा में रुका, लेकिन फिर मैंने पूरे हक और कॉन्फिडेंस के साथ उसका वह हाथ पकड़ लिया जो बेड के साइड में रखा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो थाननहम, पास्ट में मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था और मैंने एक गलत लड़की के चक्कर में बहुत बड़ी गलती की। क्या हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? यह सुनते ही तो थाननहम की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी उन आंखों में जहां हमेशा एक ठंडी बर्फ जमी रहती थी, आज वह बर्फ पूरी तरह पिघल रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और आखिरकार एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसके पीले पड़ चुके गाल पर बह गया। वह रोई नहीं। उसने अपनी आवाज को रोका, अपने होठों को कसकर भींचा और बहुत ही प्यार से अपना सिर हाँ में हिला दिया।